वेलकम ऑल। बात करेंगे आज वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या मूव आ सकते हैं, उसका क्या रीजन होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर हमारे एनालिसिस चाहते हैं तो स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसके ऊपर एक वीडियो ले आएंगे। वोडाफोन आइडिया के ऊपर हम पहले भी काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो है ये वाली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो पुरानी वीडियोस है हमने इसमें क्या डिस्कस किया। पुरानी वीडियोस में हमने कहा जो स्टॉक है अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है बार बार, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक यहाँ से अपसाइड गया, रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आया, फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर अपसाइड मूव देखने को मिली, फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन साइड आया। ये जो स्ट्रक्चर है स्टॉक पहले भी बना चुका है और ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टॉक ने फिर आगे बनाया। स्टॉक यहाँ से अपसाइड गया, रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन साइड आया। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले भी है और जो स्टॉक है अभी भी सेम स्ट्रक्चर ही बना रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है स्टॉक में, स्टॉक यहाँ से अपसाइड जा रहा है और हमारा भी जो व्यू स्टॉक में कि अपसाइड का स्टॉक जो अपसाइड जा सकता है। बट अभी जो हम चेक करेंगे ये कि जो स्टॉक है स्टॉक में अगर यहाँ पे हम सेकंड लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है वो देखते हैं तो स्टॉक में यहाँ पे 9% से ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्टॉक है स्टॉक में गिरावट क्यों आई, इसका क्या रीजन था, इस गिरावट को हमें कैसे समझना चाहिए और इस गिरावट के बाद हमें क्या करना चाहिए। जो नॉर्मली स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनका यही मानना है कि ये जो गिरावट है इसलिए आई है क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है इन्होंने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं कोई बहुत अच्छे नहीं आए, बहुत ही इनका लॉस देखने को मिला। इस वजह से जो स्टॉक है स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। ये जो बात है सिर्फ आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि जो ये रिजल्ट्स आए हैं ये हमें 3-4 महीने पहले से पता थे, ये जो रिजल्ट्स हैं हम हर किसी की नज़र के सामने 3-4 महीने से थे। बस बात इतनी सी होती है कि हमें से मोस्टली जो लोग हैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अभी अगर यहाँ पे हम स्क्रीनर डॉट कॉम पे चलते हैं तो स्क्रीनर डॉट कॉम पे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ये प्रॉफिट लॉस ईयरली प्रॉफिट लॉस है यहाँ पे मार्च 2019, 2020 और 2021। तो 2021 का जो लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 44,000 अराउंड देखने को मिल रहा है, 44,000 करोड़ तक का। तो यहाँ पे तो हमें इतना लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे अपनी पुरानी एक वीडियो है ये वाली वीडियो हमने वोडाफोन आइडिया की वीडियो 27 मार्च 2021 में अपलोड की वाली। अगर यहाँ पे हम देखते हैं हमने जो वीडियो है 7 मिनट 16 सेकंड पे पोस्ट कर रखी है, आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी हम जो है लिंक दे देंगे और इस वीडियो के ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा मोस्ट प्रीवियस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट लॉस खोल रखा है ईयरली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे मार्च 2019, 2020 और यहाँ पे लिखा है टीटीएम। टीटीएम का मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मतलब ये हो गया कि इंक्लूडेड मार्च पिछले जो 12 महीने हैं उनका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें पहले से ही दिख रहा है कि यहाँ पे 48,000 और 49,000 तक का जो एक लॉस है हमें देखने को मिल सकता है। तो पहली चीज कि हमें पता था, इसके अकॉर्डिंग हमें पता था जो लॉस है इतना कंपनी में आ सकता है। हम यहाँ पे छोटे जो कुछ और पॉइंट्स है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि 48-40,000 तक का लॉस हमें देखने को मिल सकता है, बट जो लॉस आया यहाँ पे 44,000 तक का ही देखने को मिला, जो एक इससे पता चलता है कि लॉस है एक्सपेक्टेड से कम आया, जो एक अच्छी इंडिकेशन है। दूसरी जो अच्छी इंडिकेशन यहाँ से ये आ रही है कि जो स्टॉक ने पिछले साल यहाँ पे 73-74,000 तक का लॉस दिखाया था, बट इस बार जो लॉस है पिछले साल के मुकाबले कम है। इससे पता चल रहा है कि कंपनी में जो लॉस है कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो यहाँ से पीछे इंडिकेशन मिल रही है। अब आ जाते हैं मेन बात पे। तो यहाँ पे हमें पता था जो लॉस है इतना आ सकता है, तो उसके उसके बाद भी जो स्टॉक है स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिली। मेन इसका रीजन यही है कि कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किया और रिजल्ट डिक्लेयर करने से ये होता है कि कंपनी जब भी रिजल्ट डिक्लेयर करती है वो इस चीज को एक इवेंट के तौर पर निकालती है। क्योंकि ये जरूरी भी है कि कंपनी जब अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है तो उसको इवेंट बनाना पड़ता है, पूरा न्यूज बनानी पड़ती है, उनको हर किसी को बताना होता है। जैसे कि जो बीएससी है, एनएससी है, जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं उन सबको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए कि कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है और जो उसका इम्पैक्ट होगा स्टॉक पे क्या होगा वो होना जरूरी होता है। तो इस वजह से हमें स्टॉक पे जो है एक गिरावट देखने को मिली। और अगर यहाँ पे हम कुछ और भी चीजें हैं वो बताते हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे हाँ, तो यहाँ पे जो स्टॉक में हमें पता था कि जैसे कंपनी ने इवेंट बनाया, इवेंट के बाद गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट क्यों आई, क्योंकि जो स्टॉक में ये जो है इतना रिजल्ट हमें पहले पता थे कि ये रिजल्ट ऐसे आएंगे, तो गिरावट क्यों आई। मेन जो ये कि एक तो इवेंट बना है, उसके बाद यहाँ पे इवेंट में जो ट्रैप होते हैं वो होते हैं रिटेलर्स। क्योंकि रिटेलर्स जो है जो इतने ज्यादा अच्छे से मार्केट को ट्रैक नहीं करते हैं, उन्हें यही होता है कि जो स्टॉक है स्टॉक के रिजल्ट आ रहे हैं, स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आए तो स्टॉक को हम बाय करेंगे, स्टॉक अपसाइड जाएगा। अगर स्टॉक के रिजल्ट बेकार आए तो सोचते हैं कि हम सेल कर देंगे हमारी क्वांटिटी और जो भी लॉस हो रहा है जल्दी से जल्दी बुक कर लेंगे ताकि उनको ज्यादा लॉस ना हो। यहाँ पे वो गलती करते हैं, यहाँ पे वो सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं सबके सामने पहले होते हैं। जो मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं उनको पता होता है कि मार्केट में रिजल्ट्स पहले से यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होंगे और वो कभी इस प्राइस पे जो है सेल नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हमें यहाँ पे कभी सेल नहीं करना चाहिए ऐसे इवेंट्स पे। और यहाँ पे एक लाइन में और कहना चाहूंगा कि मार्केट में हमें कभी भी किसी एक छोटे इवेंट को लेके कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कि कोई बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं था ये कि रिजल्ट्स कंपनी ने डिक्लेयर किया, बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, एक नॉर्मल ठीक ठाक लेवल का इवेंट था। अगर हम लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू है तो हमें कभी भी एक छोटे एक इवेंट या फिर एक इंसिडेंट या एक सिनेरियो को लेके
हमें कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर इंट्राडे है तो उसकी बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में काफी सारे इवेंट्स आते हैं, बट हमारा जो व्यू है लॉन्ग होना चाहिए। अगर किसी इवेंट के ऊपर हमें लगता है कि इवेंट ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट पा सकता है, तो हमें उसको एनालाइज करना चाहिए अच्छे से, उसके बाद हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे वापस कि मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पता था रिजल्ट ऐसे हैं, तो इसके बाद गिरावट आई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये डिस्कस करना है कि जो स्टॉक है, अब जो गिरावट आई इसके बाद क्या करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो सबसे जो मेन सजेशन ये है कि स्टॉक है, स्टॉक को हमें यहाँ पे इस प्राइस पे बाय करना चाहिए, इस प्राइस पे हमें कभी सेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे हम चार्ट पे देखते हैं ये, तो स्टॉक जैसे कि अभी एक टाइम पे अभी 11 रुपए के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे आया कंसोलिडेशन के बाद, उसके बाद जो स्टॉक है बिल्कुल सीधा आ गया 8.5 रुपए के प्राइस के आसपास। तो जो स्टॉक है इससे यहाँ तो एक तो हमें बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो आते हैं एफआईएस और डीआई, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एक सेलिंग थी, जो ऊपर से सेलिंग बन सकती थी यहाँ पे, और सेलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। जितने भी जो लोग थे जो सेलिंग कर सकते स्टॉक में, उन सबने सेलिंग कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ बायर्स आएंगे, और जो एक तो एफ आई आएंगे, एक डी और जो रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट को अच्छे से ट्रैक करते हैं वही आएंगे, वही बाय करेंगे। और यहाँ पे बायर्स इतने ज्यादा होंगे कि हमें बहुत ही जल्दी एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगी स्टॉक में। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ से अपसाइड जा सकता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे। और हमें ये भी इस चीज से भी अभी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो एफ आई और डी का जो डाटा है, ये वाला जो डाटा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये हमें जो अभी इस मंथ में जो डाटा आएगा, जुलाई मंथ चल रहा है, इसमें एंड में या मिड में जो डाटा आएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो परसेंटेज जो होल्डिंग्स है एफ आई और डी की थोड़ी बड़ी बढ़ा के आ सकती है। तो इसमें हमें कोई सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाय किया होगा यहाँ पे इस लेवल पे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि अगर गिरावट आती है, गिरावट क्यों आती है, ये जो गिरावट है ये क्यों आई है, हमें क्या करना चाहिए, और यहाँ पे इसको गिरावट को कैसे समझ के चलना चाहिए। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ और जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। हम चार्ट के ऊपर आ गए। जैसे चार्ट पे अगर हम देखते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आई है, अगर हम इसी चीज को हिस्ट्री में दोबारा चेक करते हैं, तो स्टॉक है जैसे कि यहाँ पे अपसाइड गया, यहाँ पे भी 11 रुपए के प्राइस के आसपास था, तो स्टॉक यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा कि स्टॉक अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, तो स्टॉक में यहाँ पे भी हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे स्टॉक 13.5% तक के आसपास यहाँ पे भी गिरावट दिखा चुका है। उसके बाद हमें फिर अपसाइड मूव देखने को मिली है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है हिस्ट्री स्टॉक जो स्टॉक अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। सेम यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो गिरावट है बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं, बट यहाँ पे भी 6.5% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। इससे पता चल रहा है स्टॉक अपनी हिस्ट्री रिपीट सही में जो हिस्ट्री है वो रिपीट कर रहा है। सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिला अभी, जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पे पहले भी 2 बार जो गिरावट आई है, सेम यहाँ पे भी गिरावट आई है। और यहाँ से भी अब स्टॉक है, स्टॉक अपसाइड जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ पे एफ आई और डी बाइंग करेगी, क्योंकि सेलिंग का जो सिनेरियो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ से बाइंग का सिनेरियो शुरू होगा, और जो स्टॉक है यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमने एक जो चीज़ है डिस्कस कर ली है। अब हम कुछ और जो कॉमन चीज़ें हैं वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 3 कंपनी है अभी। एक तो हमारी जियो आ गई, एक हमारी एयरटेल, और एक आ गई हमारी वोडाफोन आइडिया। और अगर हम इन तीनों में कंपेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि वोडाफोन आइडिया बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत कोई बड़ी कंपनी नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, बताएं अगर आपको कि, तो वोडाफोन जो ग्रुप है वो एक इंटरनेशनली बहुत बड़ा ग्रुप है। बस इंडिया में भी जो ये है कि वोडाफोन ग्रुप इतना अब दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो काफी इन्वेस्ट कर चुके हैं और थोड़ा लॉस में जा रही है कंपनी, इसलिए वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और कि हमने इसी वीडियो में, जो हमारी पुरानी वीडियो ये वाली, इसमें हमने बताया था, डिस्कस किया था कि जो वोडाफोन आइडिया ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि वो अगर ऐसे ही लॉस चलता रहा और जो गवर्नमेंट उसकी इंटरवेंशन ना हुई इस जो कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा जो लोन है उसमें, तो वो अपना जो वोडाफोन आइडिया का काम है यहाँ पे बंद कर देंगे। बट बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे काम को बंद नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे। और कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ से अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक है अपसाइड जा सकता है। अब हम कुछ और जो कॉमन चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में 3 ही कंपनी है, जैसे मैंने बात किया जियो, एयरटेल और वोडाफोन। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि एक टाइम के लिए जैसे कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है, तो यहाँ पे 2 कंपनियां रह जाएंगी सिर्फ, वो होंगी एक तो जियो और एक वोडाफोन। अगर मान लेते हैं कि एक टाइम के लिए एयरटेल भी बंद होगी, तो आ जाती है सिर्फ एक कंपनी जियो। तो अगर मार्केट में सिर्फ एक कंपनी होती है, उसको कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली कभी भी सरकार मोनोपोली होने नहीं देगी, क्योंकि मोनोपोली से ये मतलब है कि जो अगर सेक्टर में उस सेक्टर में सिर्फ एक कंपनी है, तो अपने मनचाहे तरीके से जो अपना प्राइस है उसको कम या ज्यादा कर सकती है, तो सरकार ऐसा होने नहीं देती। अगर मार्केट में 2 कंपनियां रहती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं है बट जियो और सिर्फ एयरटेल है, ये 2 कंपनियां रहती है, तो इसको हम कहते हैं डुओपोली। और सरकार डुओपोली भी कभी होने नहीं देती है, क्योंकि अगर डुओपोली होता है तो जो 2 कंपनियां हैं मार्केट में वो अपने जो सेक्टर है वो बांट लेती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो अगर मान लेते हैं कि अभी सेक्टर में सिर्फ जो मार्केट है टेलीकॉम सेक्टर, उसमें सिर्फ 2 कंपनी है, जियो और एयरटेल। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एयरटेल, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम, कि एयरटेल कह देगा कि हम
जो पोस्टपेड सेक्टर है उसको संभालेंगे और जियो कह देगा कि हम जो प्रीपेड सेक्टर है उसको संभालेंगे। तो यहाँ पे भी एक मोनोपोली बन जाती है अलग अलग सेक्टर में। तो सरकार कभी नहीं चाहती कि या फिर एक मोनोपोली बने या एक डुओपोली बने। तो सरकार हमेशा चाहती है कि मार्केट में थोड़ा कंपटीशन रहे और एक जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे हम जो कंज्यूमर्स हैं सब, वहाँ उनको एक अच्छा बेनिफिट मिले। तो हमेशा चाहती है कि कंपनी मार्केट में से कम तीन कंपनियां जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी यही चांसेस है, सरकार बहुत ही जल्द कोई ना कुछ जो इंटरवेंशन जरूर करेगी और जितना भी ये जो अभी कंपनी वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, इसके ऊपर जितना भी अभी एक जो कर्ज है उसको कुछ ना कुछ माफ करेगी या कुछ ना कुछ उन्हें जो रिलीफ देने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से सोचना कि वोडाफोन आइडिया बिल्कुल बंद हो जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा, तो इसके बहुत ही कम चांसेस है। यहाँ से हमें काफी इंडिकेशन मिलती है कि जो वोडाफोन आइडिया उसको अपसाइड जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे हमने काफी सारी जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कस कर ली है। मैं कुछ पॉइंट्स जो है भूल भी रहा हूँ शायद अभी, बट कोशिश करूंगा अगर वीडियो में याद आता है भी तो वीडियो में इंक्लूड कर दूं। नहीं तो जो फ्यूचर में जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियोस अपलोड करेंगे उसके उसके जो उसमें हम जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड कर देंगे। अब हम आ जाते हैं जो नॉर्मली हम जो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो व्यू है बुलिश क्यों है। मंथली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। मंथली टाइम फ्रेम पे एमएसीडी हमारा अपसाइड है, स्टोकेस्टिक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, इस वजह से नीचे की तरफ है। बट स्टोकेस्टिक आरएसआई में भी हमें हल्का सा पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, फिर थोड़ा नीचे है। तो यहाँ से भी जो स्टॉक है जो एमएसीडी है चांसेस यही है कि अपसाइड जाएगा, और जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है ये भी अपसाइड जाएगा। और अगर डीएमआई को देखते हैं, डीएमआई में ग्रीन कलर की लाइन अपसाइड है, रेड कलर की नीचे की तरफ है। इसके वजह से जो बोलते हैं जो स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ अभी भी ज्यादा है, तो ये अच्छी इंडिकेशन है। सेम इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एमएसीडी जो है, यस, एमसीडी हमारा अपसाइड क्रॉस ओवर ही दे रहा है। आप हल्का सा डाउन साइड आया क्योंकि जो स्टॉक है स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट है, इसकी वजह से हल्का सा डाउन साइड गया। बट चांसेस यही है कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है इस पर सपोर्ट लेगा और यहाँ से अपसाइड जाता दिखेगा हमें, तो ये अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ पे स्टोकेस्टिक आर से हमारा डाउन साइड है क्योंकि जो स्टॉक है स्टॉक में यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इस वजह स्टोकेस्टिक आर से डाउन साइड है, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं वीकली। डीएमआई भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल नैरो रेंज में, इसको भी हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें नेगेटिव जो क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा क्योंकि जो स्टॉक है स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है, इस वजह से नेगेटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि स्टॉक में हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए चीजें, स्टॉक अपसाइड क्यों जा सकता है, चेक कर लेते हैं हमारे टारगेट जो है स्टॉक के अपसाइड के क्या हो सकते हैं और नीचे के सपोर्ट है वो क्या हो सकते हैं। और एक चीज हमने जो मिस कर दी यहाँ पे कि डिलीवरेबल क्वांटिटी स्टॉक में कितनी है। तो यह आ गया हमारा वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में भी 37% तक की डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है, जो एक काफी अच्छी डिलीवरेबल क्वांटिटी है। इससे पता चलता है कि अभी जो लोग हैं वो दोबारा बाय करें, क्योंकि जो स्टॉक है तो बिल्कुल हमें लोअर जो लोएस्ट पॉइंट पे देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा डिस्काउंट के साथ। तो काफी लोग इसको बाय कर रहे हैं, जो मार्केट को ट्रैक करते अच्छे थे वो बाय कर रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट जो स्टॉक है अपसाइड जाएगा और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट देगा, तो इस वजह से बाय कर रहे हैं। एएम ऑर्डर्स देखते हैं तो एएम ऑर्डर्स बाइंग साइड में लगे हुए हैं 10 लाख से ज्यादा तक के, जो काफी अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। इससे पता चलता है स्टॉक में बाइंग का सिनेरियो बना हुआ है और जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म में और अभी भी जो अपसाइड जा सकता है, तो यहाँ पे भी अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अब हम चेक करते हैं कि स्टॉक के अपसाइड के टारगेट और नीचे की जो सपोर्ट है क्या है। मेन सपोर्ट अभी हमारा यही है 8 रुपये, 8.5 रुपये तक का ये वाला, जहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे गिरावट के बाद यहाँ पे सपोर्ट दिया, मेन सपोर्ट यही है। इसके बाद भी अगर कोई सपोर्ट बनता है दूसरा तो बनता है ये ऑलमोस्ट हमारा 8 रुपये तक का, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे लाइन नहीं है बट यहाँ पे जो प्राइस है ये 8 रुपये तक का। क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ पे गिरावट आई तो इसी प्राइस पे आके सपोर्ट लिया, और 8 रुपये का जो प्राइस है एक होल नंबर बन जाता है, क्योंकि जो स्टॉक है बहुत ही छोटे लेवल पर ट्रेड करता है, तो 8 रुपये का प्राइस होल नंबर बन जाता है। इस वजह से जो स्टॉक का सपोर्ट है दूसरा 8 रुपये तक का है। मोस्टली चांसेस ये जो स्टॉक है यहाँ पे 8.5 रुपये के प्राइस के आसपास ही आएगा नीचे, तो 8.5 रुपये के प्राइस के आसपास ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और चांसेस ये है कि जो स्टॉक है यहाँ से अपसाइड रिवर्स देगा, अपसाइड में जाएगा स्टॉक, तो अपसाइड के जो टारगेट है क्या हो सकते हैं। पहला टारगेट अब बनेगा हमारा 10 रुपये तक का ये वाला, क्योंकि जो स्टॉक है स्टॉक ने यहीं से बिल्कुल यहाँ पे एक गिरावट दिखाई है, तो पहला जो टारगेट है 10 रुपये तक का, और 10 रुपये का प्राइस जो होल नंबर भी है, इसलिए जो स्टॉक है जो हमारा पहला टारगेट यही है। दूसरा टारगेट हमारा 11.5 रुपये तक का ये वाला सॉरी, ये 11.5 रुपये तक का होगा। यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद के हमारे जो अपसाइड के टारगेट है सॉरी, लॉन्ग टर्म के हमारा जो टारगेट है स्टॉक के ऊपर वो 14.5 और 15 रुपये तक का है यहाँ वाला। और ये वाला टारगेट कैसे वर्क करे यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है जो चैनल में ट्रेड करता हुआ जा रहा है, हिस्ट्री रिपीट करता हुआ, यहाँ पे हायर हाई बनाता जाए, हाई उसके बाद ये हाई अगला हाई उसके बाद ये अगला हायर हाई। तो जैसे स्टॉक हायर हाइज बनाता जा रहा है तो अगला यहाँ पे हाई बनेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे इस प्राइस के आसपास बनेगा, और ये जो प्राइस है 14.5 रुपये और 15 रुपये की प्राइस के आसपास तक का है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 14.5 रुपये 15 रुपये का जो टारगेट है वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने काफी सारी जो चीजें डिस्कस कर ली है कि जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म में अपसाइड जा सकता है और क्यों ये जा सकता है अपसाइड, क्या रीजन है और जो गिरावट आई है क्यों आई है। कोशिश मतलब आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी क्लियरिटी से समझ आ गया होगा कि हमें स्टॉक में क्यों बाय करना चाहिए, क्या रीजन है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और लास्ट में एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें, जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यूज शेयर किए आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं नए स्टॉक्स के ऊपर नई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।